ये आज तक रेडियो है। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। एक शायर था, दुनिया उसे मां के कहे शेरों से जानती थी। मुहाजिर उसके मुहाजिरनामा के शेर पढ़ के खुश होते थे। सरकारें उसे इनाम देती थीं, विवाद से उसका नाता भी था। लेकिन आज के 8 बरस पहले उसने तय किया कि वो कोई सरकारी सम्मान या पुरस्कार नहीं लेगा, और उसने इसे फॉलो भी किया, क्योंकि उसे लगता था कि हुकूमत और ये समाज कमजोरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उर्दू का ये शायर हिंदी के काशीनाथ सिंह के साथ कंधा मिलाकर खड़ा था और बगावत की लौ तेज कर रहा था। दुनिया उस शायर को मुनव्वर राना के नाम से जानती है। मेरे लहजे की सफाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा। मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। नामे गिरामी में आज कहानी मशहूर शायर मुनव्वर राना की। मुनव्वर राना ने अपनी शायरी के बारे में कभी कहा था कि हमारा काम क्रिएट करना है। हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जरूरी नहीं कि हमारा लिखा आज ही पढ़ा जाए, क्योंकि शायरी कोई वनडे क्रिकेट नहीं है। इसलिए हमें उसे लोगों तक पहुंचाने की जल्दबाजी नहीं है। बात सच थी। जरूरी नहीं कि कोई समाज किसी शायर को उसके जीते जी मकबूल कर दे, लेकिन मुनव्वर राना जीते जी भी चाहे गए और नई नस्लों ने उनसे शायरी का अलिफ बे ते भी सीखा। मशहूर शायर अमीर इमाम उनकी शायरी के बारे में कहते हैं, he was a performer, no doubt about it। और जो क्योंकि मुशायरा जो है वो अपने आप में एक परफॉर्मिंग आर्ट भी है, उन्हें अच्छे से पता था कि हाउ टू परफॉर्म। बहरहाल एक चीज ये है कि ये बात माननी पड़ेगी कि जो इस दौरान जो मतलब एक वक्त आया, नहीं आज के टाइम आने से पहले का एक माहौल था, तो उस माहौल में छोटे छोटे इलाकों में जो मुशायरे हुए, और उन मुशायरों में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल भी होता है, और वहाँ से अप्रिसिएशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे जो मुनव्वर साहब और अपने कुछ और मतलब दूसरे पोइट्स की तरह बहुत सक्सेसफुल रहे, और बहरहाल ये कि सबसे एक शायरी की फजा बनी रही। तो इस मामले में मैं जो हूँ, मैं मतलब आई थिंक ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और ही प्लेड अ ग्रेट रोल। न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, गजल में आप बीती को मैं जग बीती बनाता हूं। गजल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रफाकत से वो महबूब बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूं। मुनव्वर से पहले गजल मतलब महबूब से बात करने जैसी एक आम धारणा थी। गजल की परिभाषा ऐसी ही थी, लेकिन मुनव्वर उसे मां तक ले आए। उन्होंने कहा भी कि अगर एक मामूली कदकाठी की लड़की मेरी महबूबा हो सकती है तो मां क्यों नहीं। जानिसार अख्तर ने भी कभी कहा था कि मुश्किल जबान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान जबान में लिखना उतना ही मुश्किल। मुनव्वर राना ने इसी मुश्किल को साधते हुए शायरी लिखी। सतलज राहत शायर हैं। उनका एक तारुफ ये भी है कि वो राहत इंदौरी के बेटे हैं। मुनव्वर साहब के साथ गुजरे हुए दिनों को वो याद करते हैं। शायरी की तरफ काफी मुझे दिलचस्पी थी, लेकिन राहत साहब चाहते थे कि मैं शायरी ना करूं। और जब राणा साहब इंदौर आए किसी मुशायरे में, तो उन्होंने राहत साहब ने फिक्र बताया उनको कि यार ये हाथ से निकल गया, शायरी कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इससे करने दीजिए और आप इसको मत रोकिए। तो राहत साहब ने उसके बाद ऐसी आज़ादी दी कि हाँ भैया, आपको लिखने की आज़ादी है, लेकिन हम मुशायरों में नहीं पढ़ेंगे, आप साहित्य की तरफ जाइए, लेकिन लिटरेचर की तरफ जाइए। फिर जहन मैं जॉब के लिए काफी परेशान था। मैं जर्नलिज्म में किया था, मास्टर्स किया था,
तो मैं पहली मेरी नौकरी भी मुनव्वर राना साहब की सिफारिश से मुझे मिली राज एक्सप्रेस अखबार में 2007 में या 8 में, जब अवधेश बजाज जी वहाँ पे संपादक हुआ करते थे, तो मुनव्वर राना साहब खुद मुझे लेके उनके ऑफिस पे गए और उन्होंने कहा कि ये राहत का बेटा है, लेकिन मैं भी इसके वालिद की तरह हूँ और मेरी सिफारिश पे इसको आप अपने साथ रखिए ताकि एक इंसान बन जाए। तो अवधेश बजाज साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर थे, उन्होंने राना साहब की दोस्ती की वजह से मुझे एक वहाँ पे पत्रकारिता के तौर पे वहाँ पे रखा था। फिर वहाँ पे मैंने अपना काम सीखा। फिर उसके बाद मेरे कैरियर की शुरुआत होने में ही राना साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा ना, तो वो रहा। उसके अलावा उनके साथ मैंने पूरी दुनिया में सफर किए, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, और उनको बहुत फिट मैंने देखा था, राज साहब को भी, राना साहब को भी। और फिर धीरे धीरे दोनों को मैंने कमजोर होते हुए और बीमार होते हुए देखा, तो वो भी एक बहुत अजीब किस्म का तजुर्बा था। लेकिन इसके बावजूद वो लोग उम्र के साथ बड़े होते गए, बीमार होते गए, कमजोर होते गए, लेकिन जो उनका जलवा था स्टेज पे, जो उनका काम था स्टेज पे, जो उनकी शोहरत थी, या जो उनका लेखन था, या जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो बढ़ती गई। उसमें शबाब आता गया, उसको वो जवान होती गई। और मैंने देखा कि वो उम्र के आखिरी दौर में सबसे ज्यादा पीक पे थे, राना साहब भी और राज साहब भी। मुनव्वर राना से एक बार मुलाकात में आज तक रेडियो के हमारे साथी कुलदीप मिश्र ने उनसे नंबर मांगा था। मुनव्वर साहब का जवाब था, हाँ लेकिन बेटा ये याद रखना कि सुबह तब नहीं होती जब आफताब निकलता है, सुबह तब होती है जब मुनव्वर सोकर उठता है, इसलिए सुबह फोन मत करना, रात में चाहे जब करो। रात उल्लू तवाइफों और शायरों के लिए बनी है। कुलदीप याद करते हैं। देखिए, हाजिर जवाब तो वो थे मुनव्वर राना, और मज़े के किस्से सुनाते थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शायरी से पहले वो अफसाना निगार हुआ करते थे, अफसाने लिखते थे और ड्रामे लिखते थे, आसान भाषा में कहें, और वहाँ से वो शायरी में आए। तो एक शऊर था उनको, एक इस बात की अच्छी तहजीब और तालीम थी बाकायदे कि किस्सा कहा कैसे जाता है। तो उनके साथ बैठने का एक सुख होता था, जिसमें वो किस्से सुनाते थे, कुछ उनके निजी जीवन से जुड़े हुए। एक बार ऐसा ही है कि मैं एक बार फ़ोन पे उनसे बात कर रहा था और कुछ नेटवर्क का इशू था और वो फ़ोन कट गया। उसके बाद थोड़ी देर में फिर एक पलट के फ़ोन आया, एक नए नंबर से था और मेरे पास वो नंबर सेव था नहीं, तो उन्हीं का फ़ोन था। तो मैंने कहा, मैं बाबा बोलता था उनको, तो मैंने कहा, बाबा आप ये किसके नंबर से फ़ोन कर रहे हैं? बोले, आजकल लोग 2-2 नंबर रखते हैं, तो मैंने भी 2 नंबर रख लिए हैं। हालांकि ये बात और है कि 2 मोबाइल नंबर भी 2 बेटों की तरह हैं, कमबख्त काम का एक ही निकलता है। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अब भी तेरे जंजाल में हम हैं। वो तो हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। अदब की ताकत यही है कि सियासत इससे आंख नहीं मिला पाती। अच्छे शायर और कवि हमेशा से मुल्क में फैली बीमारियों को दूर करने की कोशिश करते रहे। मुनव्वर राना उनमें से ही एक थे। तभी तो उन्होंने कहा, एक आंगन में 2 आंगन हो जाते हैं, मत पूछा कर किस कारण हो जाते हैं। राम की बस्ती में जब जब दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम सब रावण हो जाते हैं। हालांकि उनकी शायरी में वो दर्द भी झलका जिसका वो अक्सर जिक्र करते थे। वो कहते थे कि इस मुल्क में मुसलमान होना ज्यादा बड़ा इम्तिहान है। उनकी शायरी में भी ये बात आई, मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लो इसको वतन का दर्द कहते हैं। कुलदीप बताते हैं, एक बात उनके जीवन के बारे में है जो ना कही जाए या ना लिखी जाए तो थोड़ा सा अधूरा लगेगा, कि अपने जीवन काल में उन्होंने खूब राजनीतिक कविताएं लिखी। मेरा मतलब है कि उर्दू पोइट्री, शायरी, गज़लें जिसको कहते हैं, जिसमें से एक है जिसमें सोनिया गांधी की प्रशंसा है, क्योंकि वो भी रायबरेली से आते थे और रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव भी लड़ती थी। बाद के दौर में कुछ दूसरे नेताओं की प्रशंसा में उन्होंने बात कही। फिर उन्हें जब पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का, तो वो पुरस्कार उन्होंने एक बार गुस्से में लौटा दिया था। तो देश में चल रही राजनीतिक हलचलों से वो अछूते नहीं रहे कभी भी। लेकिन जो जीवन के उनके आखिरी वर्ष थे उसको बहुत सारे जानकारों ने और अदब के पर्यवेक्षकों ने इस तरह से देखा कि अपनी राजनीतिक
प्रतिबद्धता को लेकर के एक किस्म का कन्फ्यूज़न आखिरी के दिनों में उनके जीवन में आ गया है। इसलिए कभी वो इस पार्टी के नेता की प्रशंसा भी कर बैठते थे और कभी उस पार्टी के नेता की प्रशंसा भी कर बैठते थे। मुनव्वर राना की आत्मकथा मीर आकर लौट गया में उन्होंने लिखा है कि उनकी शायरी की शुरुआत बहुत एक्सीडेंटल थी। वो कहते हैं, शायरी का मुझे बचपन से शौक था। मेरे घर में शायर तो खैर कोई नहीं था, लेकिन मौलवी बहुत थे। मेरे दादा सैयद सादिक अली, मेरे बड़े अब्बा सैयद हकीम अब्दुल जब्बार आलमगिरी मस्जिद में इमामत करते थे। मेरे दादा कुछ शायरी करते थे और मेरे अब्बू भी इसी वजह से शायद शेर नवाज थे। लेकिन घर में कोई शायर पैदा नहीं हुआ था। बचपन में ही अगर मेरी शायराना तबीयत का अंदाजा ना हुआ होता तो मार बांध के मुझे भी मौलवी बना दिया जाता। इसी दौर का एक किस्सा है, आज तक रेडियो में हमारे साथी गर्वित बताते हैं। जमशेद मुनव्वर साहब लिखते हैं कि एक दिन मैं दादा के साथ बैठा था। अचानक वो कहने लगी कि मैं तुम्हें शेर याद करवाता हूँ। मैं बमुश्किल 7 साल का था उस वक्त। उन्होंने कहा, बेटा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मैंने हूबहू वैसा ही कहा, बेटा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। बड़े जोर का थप्पड़ पड़ा। उन्होंने गुस्से से कहा, मुझे बेटा कहता है, कमबख्त। एक थप्पड़ में बड़े बड़े उस्तादों के मिसरे दुरुस्त हो जाते हैं। मेरे भी उसी उम्र में हो गए। मुनव्वर राना की मां से मोहब्बत कितनी थी इससे सब वाकिफ हैं, लेकिन पिता से वो कितना प्यार करते थे ये कम लोग जानते हैं। इसी प्यार ने उन्हें दर्द भी दिया। मीर आकर लौट गया में मुनव्वर राना ने एक किस्सा लिखा है। वो कुछ यूं है कि एक दिन मैंने सोचा कि अब्बू की ज़ेन कार पुरानी हो गई है, नई कार लाई जाए तो मुमकिन है अब्बू के जिंदा रहने की उमंग बढ़ जाए। मैं कलकत्ता गया और उनके लिए एक टाटा सफारी खरीदी। किसी ने अब्बू को बताया कि चाचा आपके लिए भैया ने सफारी कार खरीदी है। अब्बू बिस्तर पर उठकर बैठ गए और बच्चों की तरह पूछा, शहर में ये गाड़ी किसी और के पास है? जब कलकत्ता से कंपनी वालों ने कार भेजी तो अब्बू डायलिसिस के लिए लखनऊ गए थे। मुझे एक दिन कवि सम्मेलन में जाना था। लोगों ने कहा कि भाई कार आ गई है और इसी से कवि सम्मेलन में चले जाओ। मैंने सख्त लहजे से कहा, इसमें पहले इसके मालिक बैठेंगे, अब्बू आ जाएं तो पहले उन्हें घुमाना है। और इतना कहकर मैं रिक्शे में बैठकर बस अड्डे की तरफ चला गया। अब्बू सिर्फ एक बार उस गाड़ी में बैठ सके क्योंकि अगले ही हफ्ते अम्मी चूड़ियां तोड़ चुकी थी और उसके बाद मैंने कभी उस टाटा सफारी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। अपने आखिरी कुछ सालों में राना साहब की सेहत जवाब दे चुकी थी। इस वक्त में उनके कई विवादित बयान भी आए। सियासत की सारी सिमतें समझने वाला ये शायर कई बार वो भी बोल गया जो उसके मयार की नहीं थी, लेकिन उनकी शायरी ने हमेशा उन्हें दुनिया में प्रासंगिक रखा। मुनव्वर राना के लिए शायरी कोई पेशा नहीं रही, जरूरत भी नहीं थी। शायद इसीलिए मुनव्वर हो सके, हुकूमतों को तल्ख नसीहतें दे सके। 14 जनवरी 2024 को ये शायर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक ऐसा शख्स चला गया जो खुद को उर्दू का तालिब इल्म कहकर इतराता था। तमाम शायर आएंगे, नए शेर कहे जाएंगे, लेकिन मुनव्वर राना उस तारे की तरह टिमटिमाते रहेंगे जिसकी रोशनी हमेशा उनकी शायरी की तरह चमकती रहेगी। नामी गिरामी में आज इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट बताइएगा जरूर। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये सुन रहे हो तो हमें रेटिंग जरूर दें। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो। कि एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क कभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, ऐ इश्क कभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं।